उफ, तुम्हारा फिगर कसम से बिल्कुल आइडियल है। अपना ये हुस्न तुमने कहाँ छुपा रखा था? पहली बार मैंने तुम्हें बिना दुपट्टे के देखा है। मुझे नहीं पता था कि 6 साल में तुम यूं आइडियल फिगर बना लोगी। वेरी नाइस। अरमगान ने सर से पैर तक उरूबा को देखकर ये बात कही थी। उसकी बात सुनकर उरूबा के तो तन बदन में आग लग गई थी। उसकी बेबाकी और बेशर्मी वो देख चुकी थी। उसका मनकूब होने के बावजूद वो हर लड़की पर फिदा होने के लिए तैयार था। उसे नहीं पता था कि बचपन का किया गया निकाह उसे इस दौराहे पर भी ला खड़ा कर देगा। एक जोरदार थप्पड़ था जो रूबा ने अरमगान के मुंह पर मारा था। शर्म नहीं आती आपको मुझसे इस किस्म की बातें करते हुए? अरमगान तो सोच भी नहीं सकता था कि 6 साल से जो लड़की उसके निकाह में थी, वो तन्हाई की पहली मुलाकात में उसके रुखसार पर 5 उंगलियों की छाप छोड़ जाएगी। इससे पहले कि अरूबा वहां से जाती, बड़े गुस्से से उसने उसका बाजू पकड़ा और उसे दीवार के साथ पिनअप कर दिया। किस बात का घमंड है तुम्हें? किस चीज पर इतना अकड़ रही हो? जिस हुस्न को तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, लड़कियां मुझ पर निछावर करने के लिए मरी जा रही हैं। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अपने शौहर पर? ऐसा भी मैंने क्या कह दिया था? तुम्हारी तारीफ ही तो की, और शौहर तो ऐसे ही तारीफ करते हैं। अपना वजूद वो उसके वजूद के साथ मस्त करते हुए कहने लगा। उरूबा की जब जैसी जान निकली थी, कहने लगी, पीछे हटे मुझसे वरना मैं। लेकिन अपने गुस्से से की जाने वाली गलती का एहसास उसे उस वक्त हुआ जब अरमगान बंद कमरे का फायदा उठाते हुए थप्पड़ का बदला लेते हुए पहली गुस्ताखी उसके लबों पर शुरू कर चुका था। उसका सांस तक अपनी दस्तरस में लेते उसकी सांसें बंद कर चुका था। अरूबा मुंह ही मुंह में मिनमिना रही थी, खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर अरमगान उसकी गर्दन पर अपने दोनों हाथ रखकर अपनी शिद्दतें उसकी पंखड़ियों पर लुटाना शुरू हो चुका था। पूरी कुव्वत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर अरमगान ने सुर्ख होती आंखों को खोल कर उसे देखा। आंखों ही आंखों में वो उसे ये बावर करवा चुका था कि वो इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं। लड़कियां उसके साथ बड़े शौक से बंद कमरे की तक सफर तय किया करती थी और वो उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक जाया करता था। ये पहली लड़की थी जो उसके निकाह में थी और उसी पर हाथ उठा चुकी थी। इतनी आसानी से वो भला कैसे उसे जाने देता? यही सोचते हुए उसने उसके लबों को मजीद जोर से भींचा और अगले पल अपने दोनों हाथ गर्दन से नीचे लाते हुए उसके दोनों। मैं बचपन के निकाह को नहीं मानता। 6 साल पहले मैं इतना बड़ा नहीं था। मैंने बस आप लोगों की इज्जत रखने के लिए ये निकाह किया था। जब से अरमगान इटली से वापस आया था, उसकी बस यही जिद थी कि वो अपनी बचपन की मनकूहा से रुखसती नहीं करेगा, जो उसे तब भी पसंद नहीं थी। फिर अब तो वो इटली की रंगीनियां देख कर आया था, इसीलिए उसे अरूबा का दुबला पतला वजूद आंखों के सामने आते ही नफरत का एहसास होने लगा था। वो चाहता था कि जिस तरह की लड़कियों के साथ उसने इटली की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दोस्ती की थी, वैसी ही खूबसूरत, हसीन और मुतनासिब वजूद वाली लड़की उसकी जीवन साथी बने। उसे तो शेपलेस लड़कियां अच्छी ही नहीं लगती थी, और अरूबा वैसी ही थी। निकाह तो उसने बस अपने माँ बाप की ख्वाहिश पर किया था, जो चाहते थे कि दादा की जिंदगी में ही दोनों का निकाह हो जाए। ना तो अभी तक उसने अरूबा को देखा था और ना ही उसके अंदर ऐसी फिलहाल कोई ख्वाहिश थी। अरूबा की बड़ी बहन की शादी थी और उसके वालिदैन ने जब अरमगान को इटली से बुलाया था तो उनका इरादा था कि अरूबा की रुखसती भी साथ ही कर देंगे। लेकिन वो तो इस रिश्ते को तोड़ने के दर पे था। उसके वालिदैन उसे समझाने लगे कि इस तरह से नहीं होता, लेकिन वो तो जिद पर अड़ा हुआ था। कहने लगा, मैं उस लड़की से कभी भी रिश्ता नहीं निभाऊंगा। अगर आपको इतना ही शौक है तो ठीक है, उसे अपने घर पर मेरे नाम पर बिठाए रखें, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखें कि मैं कभी भी उसे बीवी का दर्जा दूंगा। बहरहाल उसके वालिदैन ने कहा कि तुम्हारी यही जिद है कि तुम हमें अरूबा के वालिदैन के सामने रुस्वा करना चाहते हो तो ठीक है, हम इनकार कर देंगे। वो कहने लगा, ठीक है, जितना जल्दी हो सके ये मामला खत्म करें। वैसे भी उसे अपनी इटली की एक अंग्रेज दोस्त बहुत पसंद थे, जो उसकी खातिर मुसलमान भी होने को तैयार थे। इसीलिए अरमगान आजकल उसी के ख्वाब देख रहा था। रोज फोन पर उसी से बातें करता, वीडियो कॉल पर उसे देखता। अरूबा की बहन की शादी पर सभी मदऊ थे और अपने बेटे के ख्यालात से भी फरहाना बेगम ने अरूबा के वालिदैन को आगाह कर दिया था। उन्हें तो लगा था कि ये बात सुनकर वो अपनी बड़ी बेटी की शादी पर भी उन्हें नहीं बुलाएंगे। पहले तो उसके वालिदैन इस बात पर बहुत नाराज होने लगे,
کہ آپ کے ससुर मेरे ससुर के बेहतरीन दोस्त हैं। हम भी अपनी बच्ची का निकाह इतनी कम उम्र में नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी हमने बड़ों की बात का मान रखा। लेकिन अच्छा है कि आपके बेटे ने इनकार कर दिया। हमारी बेटी को इतनी बेमौल भी नहीं है कि हम उसे एक ऐसे शख्स के हवाले कर दें जो उसे अपनाना ही ना चाहता हो। लेकिन फिर भी हम आपस के ताल्लुकात खराब नहीं रखेंगे। आप अपने बेटी की जहाँ चाहें शादी कर दें और उसे कहें कि हमारी बेटी को भी इस रिश्ते से आज़ाद कर दें। उरूबा इन दिनों यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। बचपन की शादी पर तो खैर उसे भी बहुत एतराज़ था, लेकिन जब उसने ये खबर सुनी कि लड़का इटली से आकर रुखसती से साफ इनकारी है, तो उसने भी शुक्र अदा किया था, क्योंकि वो भी ऐसा रिश्ता निभाने के मूड में नहीं थी। वो बाएतमाद लड़की थी, आगे पढ़ना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी। बहन की शादी पर भी उसने खूब हल्ला गुल्ला किया था। दूसरी तरफ फरहाना बेगम अरमगान से कहने लगी कि बहुत बाज़र्फ किस्म के लोग हैं। उन्होंने तुम्हारा जवाब सुनकर भी ये कहा है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी अपनी बड़ी बेटी की शादी पर हमें बुला रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी जाओ। वो कहने लगा, माँ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसी शादी में जाने की, आप जाए ना। उसकी वालदा कहने लगी, तुम्हारे वालिद तो शर्मिंदगी के मारे नहीं जा रहे। ऐसा करो तुम मुझे हॉल में छोड़ा, मैं तो ज़रूर बिनिश की शादी देखूंगी। वो कहने लगा, ओके ठीक है। जब वो अपनी वालिदा को लेकर मतलूबा हॉल तक पहुंचा तो बहुत रश था। गाड़ियों का इतना रश देखकर वो घबरा भी गया था। उसकी वालिदा उतर गई, फिर हॉल के अंदर चली गई। वो कहने लगी, 2 घंटे बाद मुझे आकर पिक कर लेना। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है। जैसे ही उसने गाड़ी दूसरी रोड पर डाली जहां से वो वापस जा सके, अचानक से सामने एक लड़की आई थी। लाइट पिंक कलर का शरारा सा पहना हुआ था और उस पर डार्क पिंक कलर का दुपट्टा था। बड़ी प्यारी लग रही थी, खूबसूरत भी थी। अचानक से गाड़ी के सामने आने पर वो बुरी तरह से चौंकी थी, तो उसने माथे पर बल भी डाले। उसने अरमगान को देखा और कहने लगी, आपको नजर नहीं आता अगर गाड़ी मुझे लग जाती तो? वो गाड़ी से नीचे उतरा। उस हसीन लड़की के लंबे घने बाल देखकर वो कुछ पल के लिए महसूर सा रह गया था। कहने लगा कि लगी तो नहीं ना, फिर क्यों बहस कर रही हैं? देखें तो सही रोड पर कितना रश है। वो लड़की भी शायद अपनी गाड़ी उसी रोड पर पार्क करके पैदल ही हॉल की जानिब जा रही थी ताकि आराम से हॉल में जा सके। वो कहने लगी, फिर भी इंसान आंखें खोलकर गाड़ी चलाता है, आप भी आंखें खोलकर चलाएं तो जरा ज्यादा बेहतर होगा। बड़ा रूखा सा लहजा था, लेकिन हैरानगी अरमगान को उस वक्त हुई जब वो लड़की भी उसी हॉल में गई थी। पता नहीं उस लड़की के लंबे बालों में उसे दिलचस्पी क्यों हो रही थी। यहाँ पर इस आम माहौल में वो लड़की बिल्कुल आइडियल फिगर रखती थी। अरमगान तो किसी कटी पतंग की तरह गाड़ी एक तरफ पार्क करके उसके पीछे गया था। जब हॉल में पहुंचा तो उसकी वालदा उसे देखकर हैरान थी। कहने लगी, तुम क्यों आ गए? कहने लगा, ऐसे ही घर पर बोर होना था तो सोचा मैं भी ये शादी एंजॉय ही कर लेता हूँ। असल में तो वो उस लड़की के पीछे आया था जिसको पहली नजर में देखते ही उसके दिल की घंटियां बज उठी थी। वो पूरे हॉल में उस लड़की को ही तलाश करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर के बाद बारात आ गई। बारात का शोर उठा तो वो लड़की बारात का इस्तकबाल करते हुए नजर आई। वो पहले समझा कि शायद कोई बाराती होगी या दुल्हन की कोई दोस्त होगी, लेकिन हैरत का झटका उसे तब लगा जब निकाह के बाद दुल्हन को स्टेज पर लाया गया और तब वो दुल्हन की हमराही में लाते हुए स्टेज पर बिठा चुकी थी। वो अपने आंसू साफ कर रही थी। अरमगान से रहा नहीं गया, इसीलिए फरहाना बेगम से कहने लगा कि ये लड़की कौन है, पिंक शरारे वाली? उसकी वालिदा ने माथे पर बल डाले और कहने लगी, तुम्हें क्या, जो भी हो। फिर कहने लगी, वो लड़की कभी तुम्हारी मनकूहा होती थी, लेकिन ये रिश्ता टूट जाएगा। ये सुनकर एक जोरदार झटका लगा था जो अरमगान को जोर का लगा था। वो चुप सा होकर बैठ गया। लड़की वाकई बेहद खूबसूरत है। 6 साल पहले वाली तो कहीं से नहीं लग रही थी। जब तक फंक्शन जारी रहा अरमगान की नजरें उरूबा का ही तवाफ करती रही। वो लड़की उसकी मनकूहा थी और उसने बिना देखे ही इतनी बातें सुनाकर रिश्ता ये खत्म कर दिया। और उसकी वालदा ने तो लड़की वालों को बता दिया था। यकीनन उरूबा भी इस बात से वाकिफ हो चुकी होगी। थोड़ी देर बाद उरूबा और उसकी वालिदा अरमगान की वालिदा के पास आई और उनकी वालिदा से कहने लगी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आए। फिर वो अरमगान के वालिद का पूछने लगी। फरहाना बेगम काफी शर्मिंदा सी थी। कहने लगी, बस उनके सर में दर्द था। तभी उरूबा की नजर अरमगान पर पड़ी थी कि ये वही बदतमीज लड़का था जो बिना देखे ही उसे इनकार कर चुका था। ये तो शुक्र है कि वो बच गई थी। ये भी उरूबा के खानदान का ज़र्फ था कि उन्होंने फरहाना बेगम से कुछ नहीं कहा कि ये आपके साथ क्यों आया है। और इस वक्त पहली बार अरमगान को शर्मिंदगी हुई थी। नजरें चुरा कर रह गया था। उरूबा को पता चला कि ये वही है जिसने रुखसती से इनकार किया, तो वो फौरन से ये कहकर वहां से चली गई कि अम्मा मैं भी आपको देखती हूँ, आप बात करें। अरमगान से सलाम किया, उसकी खैरियत पूछी और कहने लगी, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम भी शादी पर आए हो। बाकी शादी ब्याह ये सब किस्मत के खेल होते हैं।
मेरी उरूबा भी तुम्हारे जैसा ही ख्याल रखती। उसे तो ये सुनकर बहुत खुशी हुई थी कि तुमने इनकार कर दिया। तुम ना करते तो शायद वो कर देती। ये हमारी गलती थी कि हमने बड़ों की बात मानकर तुम दोनों बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफी की। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़ी सहूलत से नीलम बेगम ने उसे बात सुनवा दी थी और वहां से चली गई। लेकिन अरमगान को लगा जैसे जिल्लत की अंधेरी खाई में वो गिर चुका हो। जिस लड़की से उसने बड़ी बेबाकी से और जिद करके इनकार किया था, रिश्ता खत्म करना चाहता था, उसकी गाड़ी के सामने आ जाने पर ही वो लड़की उसके होश उड़ा गई थी। लेकिन अब ये नहीं सोच पा रहा था कि इस मामले को सीधा कैसे करे। वो एक कामयाब बिजनेसमैन था और पाकिस्तान में आते ही उसने नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी। बहुत कम अरसे में ही वो काफ़ी मशहूर भी हो गया था। अपनी इसी इटली की कंपनी के रेफरेंस से एक बार उसे एक यूनिवर्सिटी में इनाम लेने के लिए बुलाया गया। मेहमान खुसूसी के तौर पर वो बहुत खुश था, लेकिन वो इटली की उसी कंपनी के रेफरेंस से वहाँ गया था। सामने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाली लड़की को उसने गोल्ड मेडल देना था, लेकिन जब उसका नाम पुकारा गया तो अरमगान के जैसे होश उड़े थे, क्योंकि आने वाली उरूबा थी। उसके माथे पर बल थे, ब्लैक कोट और ब्लैक हैट पहने हुए वो स्टेज तक आई थी। सबकी तालियों की गूंज बता रही थी कि वो सिर्फ दिखने में ही परफेक्ट नहीं, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। इटली की उसी कंपनी में जहां अरमगान जॉब करता था, वहीं उस लड़की को भी खुली ऑफर मिल सकती थी। अरमगान के हाथ से उसने गोल्ड मेडल पहनना भी गवारा नहीं किया। कहने लगी, मेरी गुजारिश और ख्वाहिश है कि ये गोल्ड मेडल मैं अपनी टीचर के हाथों से पहनूं। सबके सामने उसने अरमगान को तो बिल्कुल बेवकत सा करके रख दिया था। उसकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए वो गोल्ड मेडल अपनी टीचर के हाथ से ही पहना था। सबने उसकी इज्जत और एहतराम में तालियां बजाई थी। बाकी स्टूडेंट्स को गोल्ड और सिल्वर मेडल अरमगान ने ही पहनाए थे, मगर उसकी नजरें उरूबा पर ही गाहे बगाहे जाकर टिक रही थी। लेकिन उसने एक बार भी अरमगान की जानिब नहीं देखा। अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो चाहता था कि उरूबा उसे देखे। हालांकि वो एक पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। कई नौजवान लड़कियां उसे देखती थी तो बिना दोस्ती के रहती नहीं थी, लेकिन ये लड़की जो पिछले 6 साल से उसके निकाह में थी, उसे यूं नजरअंदाज कर रही थी जैसे उसे उसकी परवाह तक न हो। और ये बात अंदर ही अंदर उसे बेचैन कर रही थी। वो यूनिवर्सिटी से बाहर आ चुका था, लेकिन बजाय जाने के अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा हो गया। कुछ देर में वो भी अपनी दोस्तों के साथ बाहर निकली। इससे पहले कि अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ती, अरमगान उसके पास आ गया। कहने लगा, हेलो मिस अरूबा। अरूबा ने उसकी जानिब बस एक नज़र देखा तो कहने लगी, जी फरमाइए। वो कहने लगा, हम कुछ देर कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? वो कहने लगी, नहीं, मैं बिजी हूँ और मुझे आपसे बात करनी भी नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे बीच जब कोई ऐसी बात रही ही नहीं है कि हम बात करें। सारी बातें तो खत्म हो चुकी हैं, और अगर कुछ कागजी बातें रह गई हैं तो वो आप कागज पर ही कर दीजिएगा। मुझे बस आपके इस पेपर का इंतजार रहेगा, मिस्टर अरमगान यूसुफ। ये कहकर वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी, लेकिन दरवाजे पर अरमगान अपना हाथ रख चुका था। हो सकता है मेरा कागजी पेपर भेजने का इरादा बदल गया हो। यह सुनकर अरूबा ने उसे बड़े गुस्से से देखा था। कहने लगी, नहीं है, आप अब ये इरादा ना बदलो तो बेहतर है। आपके इनकार नहीं तो जैसे मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी की है। बचपन के इस रिश्ते को मैंने किसी बोझ की तरह 6 साल उठाया है, अब मजीद उठाना नहीं चाहती। वैसे भी आपके मिजाज में और मेरे मिजाज में बहुत फर्क है। मुझे आप जैसे नौजवान एक आंख अच्छे नहीं लगते। ये सुनकर अरमगान को जैसे आग लगी थी। मुझ जैसे से क्या मुराद है आपकी? कैसा नौजवान हूं मैं? अरमगान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की खुद को समझती क्या है। वो कहने लगी, आपकी फेसबुक आईडी मेरे पास खुल जाती है। कभी कभी आपकी रंगीन मिजाजियां मैं अक्सर देखती रहती हूँ। यकीन माने पिछले 2 साल से तो मैं बेहद परेशान थी कि पता नहीं मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आपने आते ही मेरी इस परेशानी को दूर कर दिया, खुद से इनकार कर दिया। वरना पाकिस्तान में अब भी औरत का इनकार मायने नहीं रखता, अलबत्ता मर्द का इनकार मायने रखता है। आपने तो मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया मिस्टर अरमगान। मैं तो आपकी एहसानमंद हूँ। मैं सोच रही थी कि किस तरह से अपने माँ बाप को इनकार करूंगी, लेकिन इनकार आपकी तरफ से हो गया। मैंने तो शुक्र किया कि मैं आप जैसे शख्स की बीवी बनने से बच गई। थैंक यू सो मच। ये कहकर उरूबा ने गाड़ी पर धरा उसका हाथ पीछे किया, अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर काला चश्मा लगाकर गाड़ी स्टार्ट करके जा चुकी थी। लेकिन अरमगान तो यूं था जैसे किसी ने उसे आग की भट्टी में फेंक दिया हो। इतनी हजीमत वो सोच भी नहीं सकता था। बड़े गुस्से से वो अपनी गाड़ी के करीब आया था। गाड़ी में बैठकर जोर से दरवाजा बंद किया और सीधा अपने घर पहुंचा था। जैसे ही घर गया, फरहाना बेगम से कहने लगा, अम्मी मैं उरूबा को तलाक नहीं दे रहा।
اس کی والدہ سے کہیں کہ رخصتی کی تیاری کریں، مجھے 15 دن میں رخصتی چاہیے۔ اس نے یوں حکم سنایا جیسے سب کچھ اس کے حکم کے مطابق ہو جائے گا۔ فرحانہ بیگم نے ماتھے پر بل ڈالے تھے، کہنے لگی کیا سمجھ رکھا ہے تم نے دوسروں کی بیٹیوں کو؟ کیا وہ کوئی گائے یا بیل ہیں کہ جب تمہارا دل چاہے گا تو تم اسے اپنانے سے منع کر دو گے، اور جب تمہارا دل اس پر آ جائے گا تو یوں کہو گے کہ اب مجھے یہ چاہیے۔ انہیں اب صرف طلاق نامے کا انتظار ہے، جیسے ہی پیپر تیار ہوں سائن کر کے بھیج دینا۔ یہ کہہ کر فرحانہ بیگم لاؤنج کے صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ بات کی سنگینی کا احساس ارمغان کو اب ہوا تھا۔ خیر، طلاق کا ارادہ تو وہ ملتوی کر چکا تھا، اس مغرور لڑکی کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا تھا۔ اپنی فیس بک پر اپلوڈ کرنے والی تصاویر کی اس نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی، کیونکہ اس کے والدین اس کے فیس بک پر ایڈ نہیں تھے، لیکن شاید عروبہ نکاح سے پہلے تھی، اسی لیے اس تک اس کی ساری تصاویریں پہنچ رہی تھی جو اس نے اٹلی میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کھنچوائی تھی، کہیں سوئمنگ پول پر نہاتے ہوئے تو کہیں کلب میں ناچتے ہوئے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی 6 سال میں ایسی حسین لڑکی نکل آئے گی۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ اب بھی دبلی پتلی سی عروبہ نکاح کو اپنا سب کچھ مان کر اسی کی منتظر ہوگی، وہ انکار کرے گا تو وہ روئے گی، منت سماجت کرے گی، لیکن وہ لڑکی ایسی نہیں تھی، یہ اکثر بدل چکی تھی، وہ تو بہت بااعتماد تھی۔ ارمغان اپنے کمرے میں آ گئے، وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہا تھا جس کے بارے میں آتے ہی اس کے والدین نے پوچھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹا واپس آ چکا ہے، بزنس میں اپنی دھاک بھی بٹھا چکا ہے، تو اب اس کی رخصتی ہو جانی چاہیے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے عروبہ کا نام سن کر وہی نقشہ ہو گیا تھا جس وقت وہ نکاح کے بعد اس کے برابر میں بٹھائی گئی تھی۔ کمزور وجود کی مالک، ڈھکی چھپی ہوئی، روئی روئی، صرف اپنے دادا کی خواہش پر اپنے باپ کی ڈانٹ پھٹکار سن کر ارمغان نے اس نکاح کے لیے حامی بھری تھی۔ تب بھی رخصتی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور واپس آ کر تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن جو کچھ آج عروبہ نے اسے سنایا تھا سیدھی چوٹ اس کی مردانہ انا پر لگی تھی، لیکن والدہ نے بھی انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد وکیل کا فون آ گیا، کہنے لگا ڈائیورس پیپر تیار ہو گئے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے، آپ بیوی پر کیا الزام لگا کر اسے طلاق دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ضروری ہوتا ہے، بس ایک قانونی کارروائی ہے، ورنہ آپ کو حق ہے کہ آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ارمغان کہنے لگا نہیں، پیپرز پھاڑ کر پھینک دیں، میری اپنی بیوی سے صلح ہو چکی ہے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ وکیل کو حیران پریشان کر کے وہ فون بند کر چکا تھا۔ اندر ہی اندر لگی آگ اور عروبہ کی باتیں اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے سامنے آئے تو بتائے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ سمجھتی کیا ہے خود کو، بہت نیک ہے، پارسا ہے، کیا ہے؟ اسے اپنے سامنے جھکانے کی ضد ارمغان کے دل نے کی تھی۔ رات کے کھانے پر اس نے اپنے والد کے سامنے پھر سے بات شروع کی، کہنے لگا ڈیڈ آپ عروبہ کے حوالے سے بات کریں، انہیں کہیں کہ مجھے اپنے رویے پر اور اپنی بات پر بے حد افسوس ہے، وہ کہیں گے تو میں اپولوجائز بھی کر لوں گا، لیکن میں یہ نکاح توڑنا نہیں چاہتا بلکہ نبھانا چاہتا ہوں، وہ لڑکی مجھے پسند ہے۔ اس کے والد کے ماتھے پر بل آئے تھے، کہنے لگے پہلے تم نے ہمیں ان لوگوں کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا، شکر ہے کہ انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ دکھایا ہے، اور اب تم چاہتے ہو کہ تمہاری خواہش پر ہم پھر سے ان کے سامنے گردن جھکا کر بیٹھ جائیں؟ کہ نہیں بھائی، ہمارے بیٹے کا ارادہ بدل گیا ہے، تم پہلے دیکھ لیتے تو یہ رسوائی نہ ہوتی، میں تو بہت شرمندہ ہو کر رہ گیا ہوں، یہاں تک کہ عروبہ کی بڑی بہن نورین کی شادی پر بھی نہیں گیا، اب دوبارہ سے ان کے سامنے شرمندگی اٹھانے کا میرا تو کوئی موڈ نہیں ہے، البتہ تم چلے جاؤ ان کے گھر پر، اپنے کیے کی معافی مانگ لو، اگر وہ کوئی ہری جھنڈی دکھاتے ہیں تو پھر میں اور تمہاری ماں چلے جائیں گے، لیکن ہم دوبارہ خود سے بات نہیں کریں گے، غلطی تمہاری ہے اسی لیے بات بھی تم ہی کرو گے۔ ہر حال میں ارمغان کو عروبہ چاہیے تھی، اسی لیے وہ اگلے ہی روز عروبہ کے گھر پر شام کے ٹائم پہنچا تھا۔ چوکیدار نے اس کا تعارف پوچھ کر اسے اندر آنے دیا۔ عروبہ کی والدہ نیلم بیگم نے بھی اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا، پھر کہنے کی بیٹا تمہاری والدہ نہیں آئی، انہیں بھی ساتھ لے آتے، اچھا ٹھنڈا لوگے یا پھر چائے بنوا لو، وہی پرخلوص سا انداز۔ ارمغان کہنے لگا نہیں آنٹی، نہ ٹھنڈا نہ گرم چاہیے، اور میری والدہ اور میرے والد بھی ضرور آئیں گے اگر آپ چاہیں تو۔ نیلم بیگم یہ سن کر کہنے لگی میں سمجھی نہیں، میں کیوں انکار کروں گی تمہاری والدہ سے، میری اچھی خاصی دوستی ہے، وہ جب چاہیں آ سکتی ہیں۔ ارمغان کہنے لگا آنٹی مجھے آپ سے معذرت کرنی تھی، مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ جو رشتے ہمارے بڑوں نے جوڑے ہیں یقیناً کچھ سوچ سمجھ کر ہی انہیں جوڑا ہوگا، میرے جذباتی انکار پر آپ کا دل بہت دکھا ہوگا، انکل کا بھی، اسی لیے میں آپ لوگوں سے معذرت کرنے آیا ہوں۔ نیلم بیگم نے گہری سانس لی اور کہنے لگی ہاں ظاہری سی بات ہے، پچھلے 6 سال کا تعلق تھا، تکلیف تو ہوئی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، جب میاں بیوی کا ہی دل نہ مانے تو زبردستی نہیں کرنی چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ بعد میں میری بیٹی کسی مشکل میں پھنس جائے۔
खैर हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी भी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी और ना ही उरूबा की। ये बात अब बेमायनी सी हो गई है। तुम शायद डाइवोर्स पेपर लाए हो, मुझे दे दो, मैं उरूबा से साइन करवा कर दे दूंगी। नीलम बेगम की बात पर अरमगान ने नफी में सर हिलाया। कहने लगा, नहीं आंटी, मैं इस रिश्ते को बहाल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो ख्वाब मेरे दादा ने और आपके ससुर ने देखा था, उस ख्वाब को पूरा किया जाए। मैं इतना भी बदलिहाज और बदतमीज नहीं हूँ कि अपने बड़ों की बात को अहमियत ना दूं। बस उस वक्त कुछ जज्बात में आकर भूल गया था, क्योंकि आते ही मेरे वालिदैन ने रुखसती की रट लगा ली थी और मैं कुछ वक्त चाहता था। यूं अचानक से रुखसती का सुनकर थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया था, इसीलिए ऐसा सब कुछ हो गया। नीलम बेगम ने बड़े इत्मीनान से उसकी बात सुनी। कहने लगी, बेटा वो तो सब ठीक है, लेकिन उरूबा का नौरीन की शादी पर ही एक रिश्ता आया था और हमने तो वहां पर हामी भी भर ली है। हमें तो बस यहाँ से रिश्ता खत्म होने का इंतजार है। ये सुनकर अरमगान के तो 14 तबक रोशन हो गए थे। वो फौरन से खड़ा हो गया। कहने लगा, ऐसे कैसे आप उरूबा का रिश्ता किसी और से तय कर सकती हैं? अभी तक वो मेरे निकाह में है। मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता और आपसे इसलिए मुआवजत करने आया था। आप प्लीज उसका रिश्ता जहां भी तय किया है खत्म कर दें। ये सुनकर नीलम बेगम भी खड़ी हो गई। कहने लगी, बेटा रिश्ते मजाक नहीं होते। वो कहने लगा, जी हाँ आंटी, रिश्ते मजाक नहीं होते, ये मुझे भी समझ आ गया है। मेरा रिश्ता भी मजाक नहीं है, एक अटल सच्चाई रखता है। मैं उरूबा को तलाक नहीं दे रहा। मैं अपने वालिदैन को बहुत जल्द लेकर आऊंगा। आप रुखसती की तारीख दे दीजिएगा और जहां भी उसका रिश्ता तय किया है आप उन्हें जवाब दे दें। ये कहकर वो उठकर जा चुका था। जैसे ही बंगले से बाहर निकल रहा था, उरूबा की गाड़ी अंदर आ रही थी। वो उसे देखकर हैरान हुई थी। उसने गाड़ी पोर्च में खड़ी की। अरमगान वहीं खड़ा उसे गुस्से से देख रहा था। वो गाड़ी से उतरकर सीधा उसके पास आई। कहने लगी, आप और यहाँ? अरमगान ने तप कर जवाब दिया, हाँ मैं यहाँ। क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता, मेरा ससुराल है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। उसका लहजा और रोब जमाने वाला अंदाज सुनकर उरूबा को गुस्सा आया था। कहने लगी, याद आया, डाइवोर्स पेपर लेकर आए होंगे। आपको खुद आने की क्या जरूरत, अदालत के जरिए भेज देते। वो कहने लगा, कौन सी डाइवोर्स, कैसी डाइवोर्स? चंद दिन बाद मेरे घर वाले आएंगे रुखसती की तारीख तय करने। ये सुनकर उरूबा को गुस्सा आया था और कहने लगी, मतलब क्या है आपका? वो कहने लगा, सीधा सा मतलब है, 6 साल हो गए, बहुत सब्र कर लिया, अब मुझे मेरी बीवी चाहिए, वो भी मेरे घर में, मेरे कमरे में। अपनी सास से मैं यही कहने आया था कि मेरी बीवी मेरे हवाले कर दो। उरूबा कहने लगी, मैं ऐसा नहीं चाहती। वो कहने लगा, मशरकी लड़कियां बोलती नहीं हैं बड़ों के हुक्म के आगे, सिर्फ सर झुकाती हैं। जाने मन, और तुम भी मशरकी लड़की होने का सबूत दो। बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी, मेरे घर में, मेरे कमरे में। ओके, टेक केयर। ये कहकर वो बाहर निकल चुका था। उसकी गाड़ी बाहर ही खड़ी थी। अपनी गाड़ी में बैठकर वो घर आ गया। अपने वालिदैन से कहने लगा, मेरी बात नीलम आंटी से हो चुकी है, इसीलिए आप जाकर रुखसती की तारीख तय करके आ जाएं। फरहाना बेगम तो उसे देखकर हैरान थी। कहने लगी, तुम नीलम के घर तक पहुंच गए? वो कहने लगा, हाँ, क्या मैं अपने ससुराल भी नहीं जा सकता? फरहाना बेगम कहने लगी, ये सब मुनासिब नहीं है। मैंने तो सुना है उन्होंने उरूबा का रिश्ता किसी और से तय कर दिया है। वो कहने लगा, ऐसे कैसे तय कर दिया है? मैंने तो अभी तक उसे नहीं छोड़ा और मैं नीलम आंटी से कहकर आया हूँ कि मैं रिश्ता बहाल करना चाहता हूँ। आप बात करें मेरे सामने। जैसे ही फरहाना बेगम ने नीलम बेगम को फोन किया तो वो कहने लगी कि अरमगान आया था, वो तो कह रहा है कि तलाक नहीं देना चाहता, रुखसती चाहता है। फरहाना बेगम कहने लगी, हाँ, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नीलम बेगम कहने लगी, लेकिन उरूबा नहीं मान रही, हम उसका रिश्ता किसी और से तय कर चुके हैं और वो कहती है कि अरमगान से शादी नहीं करना चाहती, उसे कहें कि उस रिश्ते को खत्म कर दें। ये सुनकर अरमगान का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया था। वो अपने कमरे में चला गया। उरूबा के नंबर पर कॉल की। नंबर वो अपनी वालदा से ले चुका था। उरूबा के लिए एक अननोन नंबर था। कहने लगी, जी कौन? कहने लगा, तुम्हारा शौहर। मसला क्या है तुम्हारे साथ? जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो क्यों जिद बांध रही हो? देखो, मर्द के साथ जिद बांधोगी तो बर्बाद हो जाओगी। तुम्हारी वालिदा ने तुमसे मेरे बारे में पूछा है तो उनके सामने इकरार करो, इनकार नहीं, वरना मुझे इकरार तुमसे अच्छे तरीके से भी करवाना आता है। उरूबा तो उसका धमकी आमेज लहजा सुनकर तिल मिलाई थी। कहने लगी, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अरमगान कहने लगा, धमकी नहीं दे रहा स्वीट हार्ट, तुम्हें समझा रहा हूं कि मुझसे पंगा मत लो, क्योंकि आना तो तुमने यही है मेरे पास। अगर इस तरह की हरकतें करोगी तो सोचो, फिर मुझे गुस्सा भी आ सकता है और गुस्से में मैं पागल हो जाता हूँ, फिर पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मामला मोहब्बत से तय हो जाए।
मोहब्बत समझती हो ना किसे कहते हैं। मैं हुक्म चलाऊं और तुम उस पर सर झुका लो। उरूबा कहने की अच्छा तो ये बात है, ठीक है, तुमसे जो होता है तुम कर लो, लेकिन मैं तुमसे तलाक जरूर लेकर रहूंगी, याद रखना। अरमगान ने फोन बंद कर दिया। रह रह कर उसे उरूबा पर गुस्सा आ रहा था। अगले रोज जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठी तो कुछ ही फासले पर जाने किसी ने पिछली नशिस्त से उसके सर पर पिस्तौल तानी थी। ए लड़की, गाड़ी बाएं जानिब मोड़ो। बड़ी करजदार आवाज थी और करख्त लहजा। उरूबा डर कर कहने लगी, कौन हो तुम? वो कोई नकाब पोश था। कहने लगा, गाड़ी वहीं चलाओ जहां कहा है, वरना भेजा भून कर रख दूंगा। मजबूरी थी कि उरूबा गाड़ी वहीं चला रही थी जहां जहां वो शख्स उसे कह रहा था। पीछे दो नकाब पोश बैठे थे। वो कैसे गाड़ी में आए थे, उरूबा की अकल काम नहीं कर रही थी। वो उसे एक सुनसान से इलाके में ले गए जहां बहुत कम आबादी थी और वहीं एक मकान के सामने गाड़ी खड़ी करवाई। गाड़ी का हॉर्न दो लड़की इस नौजवान ने कहा। जैसे उरूबा ने हॉर्न दिया, घर का मेन गेट खुल गया। कहने लगा, गाड़ी अंदर लेकर जाओ। वो कहने लगी, कौन है आप लोग देखो, आप लोग मुझे मेरी गाड़ी चाहिए तो रख लो आप लोग, मैं अपना मोबाइल और कैश भी दे देती हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दो। कहने लगे, गाड़ी अंदर लेकर जाओ लड़की, वरना जान से जाओगी। मजबूरन उरूबा को गाड़ी अंदर पार्क करनी पड़ी। चौकीदार ने मेन दरवाजा बंद किया। तभी वो दोनों नौजवान गाड़ी से नीचे उतरे। अरूबा का फ्रंट डोर खोला और उसे बाजू से पकड़कर नीचे निकाला, फिर उसे जबरदस्ती घर के अंदर ले जाने लगे। वो बार बार कह रही थी कि आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखें, आपको जो चाहिए मैं दे देती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे अंदर मत लेकर जाए। अंदर ही अंदर वो बहुत घबराई हुई थी, अपने आप को उनसे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। इसी अवस्था में दुपट्टा उतरकर गिर चुका था। उसने कहा भी कि मुझे मेरा दुपट्टा तो लेने दो, लेकिन उन नौजवानों ने उसे इतनी मोहलत नहीं दी। लाउंज में ले जाकर एक कमरे के अंदर उसे धकेल फेंका और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के अंदर भी रोशनी थी। सामने सोफे पर जो शख्स बैठा था उसे देखकर तो उरूबा के तन बदन में आग लग गई थी। सामने अरमगान टांग पर टांग रखे सोफे पर बैठा था। उरूबा को देखकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरी जान को यहाँ तक पहुंचने में मुश्किल तो नहीं पेश आई? उरूबा ने बड़ी कहर भरी नजरों से उसे देखा था। कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया इंसान हो। कदम बढ़ाते हुए अरमगान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या करूं जाने मन, तुम्ही ने मजबूर किया है यह कदम उठाने पर। फिर उसे भरपूर नजर से सर से पैर तक देखकर कहने लगा, उफ, तुम्हारा फिगर कसम से बहुत आइडियल है। अपना ये हुस्न तुमने कहाँ छुपा रखा था? पहली बार मैंने तुम्हें बिना दुपट्टे के देखा। मुझे नहीं पता था कि 6 साल में तुम यूं आइडियल फिगर बना लोगी। वेरी नाइस। अरमगान ने सर से पैर तक उरूबा को देखकर यह बात कही थी। उसकी बात सुनकर अरूबा के तो तन बदन में आग लगी थी। उसकी बेबाकी और बेशर्मी वो देख चुकी थी। उसका मनपुआ होने के बावजूद वो हर लड़की पर फिदा होने के लिए तैयार था। उसे नहीं पता था कि बचपन का किया गया निकाह उसे इस दौराहे पर भी लाकर खड़ा कर देगा। एक जोरदार थप्पड़ था जो अरूबा ने अरमगान के मुंह पर मारा था। शर्म नहीं आती अपने को मुझसे इस किस्म की बातें करते हुए? अरमगान तो सोच भी नहीं सकता था कि 6 साल से जो लड़की उसके निकाह में थी वो तन्हाई की पहली मुलाकात में उसके रुखसार पर 5 उंगलियों की छाप छोड़ जाएगी। इससे पहले कि अरूबा वहां से जाती, बड़े गुस्से से उसने उसका बाजू पकड़ा और उसे दीवार के साथ पिनअप कर दिया। किस बात का घमंड है तुम्हें? किस चीज पर इतना अकड़ रही हो? जिस हुस्न को तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो ना, लड़कियां मुझ पर निछावर करने के लिए मरी जा रही होती हैं। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अपने शौहर पर? ऐसा भी मैंने क्या कह दिया था? तुम्हारी तारीफ ही तो की थी, और शौहर तो ऐसे ही तारीफ करते। अपना वजूद वो उसके वजूद के साथ मस्त करते हुए कहने लगा। उरूबा की जान निकलने लगी थी। कहने लगी, पीछे हटे मुझसे। ये कहना था कि अरमगान के अगले इक़दाम को देख उरूबा के होश उड़े थे। अपने गुस्से से की जाने वाली गलती का एहसास उरूबा को उस वक्त हुआ जब अरमगान बंद कमरे का फायदा उठाते थप्पड़ का बदला लेते हुए पहली गुस्ताखी उसके लबों पर शुरू कर चुका था। उसका सांस तक अपनी दस्तरस में लेते अपने एक हाथ उसकी कमर में हायल कर चुका था। वो उसे मुकम्मल बेबस कर रहा था। उसके कांधे पर मुक्के मारकर अपना आप उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर अभी तक वो उसकी सांसों पर काबिज था। अपना सारा गुस्सा उसके होंठों पर उतार कर ही वो पीछे हटा था। वो गुस्से के मारे बड़ी गजबनाक नजरों से उसे देख रही थी, जो उसके होंठों का हशर बिगाड़ चुका था। वो लंबे लंबे सांस लेकर खुद को एतदाल पर लाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ स्वीटहार्ट? मेरी पहली शिद्दत पर ही बेहाल हो गई हो? अभी तो रात बाकी है।
ये सुनकर अरूबा बुरी तरह से घबराई थी। नहीं प्लीज मुझे जाने दो। वो डर गई थी, वो सचमुच डर गई थी। ऐसे नहीं, जब तक तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपना ना बना लो जाने नहीं दूंगा, वरना तो तुम रुखसती से इनकार कर दोगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ये सुनकर वो रोने लगी। अरमगान मैं बदनाम हो जाऊंगी, प्लीज मुझे शाम से पहले घर पहुंचना है। वो पहली बार उस शख्स के सामने बेबस हुई थी। पहले यकीन दिलाओ कि रुखसती से इनकार नहीं करोगी। अरमगान की बात सुनकर वो कहने लगी, ठीक है मुझे छोड़ दो, मैं इनकार नहीं करूंगी। अरमगान कहने लगा, नहीं ऐसे नहीं, तुम जितनी मासूम दिखती हो ना इतनी हो नहीं। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने देने वाला नहीं। अभी तक उसे अपने लबों पर चूंटियां रेंगती हुई महसूस हो रही थी। रूबा ने हड़बड़ाते हुए अरमगान की जानिब देखा। इस वक्त तो वाकई वो इस हालत में थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और क्या ना कहे। अरमगान को देखकर कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ रुखसती के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज मुझे मजीद यहाँ पर बंद ना रखो। अगर मेरे माँ बाप की इज्जत पर एक भी आंच आई ना तो मैं सच बता रही खुद तो मरूंगी ही मरूंगी, साथ में तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। वो एकदम से धमकी आमेज लहजे में बोल चुकी थी। उसे लगा था शायद इसकी ये धमकी सुनकर उसके चेहरे के तासुरात बदलेंगे, मगर अरमगान ने फौरन हंसना शुरू कर दिया। फलक शिगाफ कहकहा लगाने लगा, ताली बजाने लगा, कहने लगा, अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम इस धमकी से मुझे डरा दोगी और मैं डर जाऊंगा? अरमगान नाम है मेरा, अरमगान, समझी? और तुम्हें मैं अरमगान की जान बनाना चाहता हूँ। अरमगान ने बहुत हुस्न देखा है और बस तुम्हारे साथ शादी करके मजे लूटना चाहता हूँ। वो जिस अंदाज में बोला था अरूबा की आंखों में बहुत कुछ लहरा सा गया। गहरी सांस खारिज करके वो रह चुकी थी। कहने लगी, हाँ जानती, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो मैं मान भी लेती कि चलो मोहब्बत ना सही, अगर तुम्हारे दिल में औरत जात की और खास कर मेरी जरा भी इज्जत होती तो मैं मान लेती, मगर मैं तुम्हारी फेसबुक और इंस्टा प्रोफाइल्स देख चुकी हूँ, समझे? वहां पर जैसे जैसे लोगों ने तुम्हें और तुमने उन्हें फॉलो कर रखा है और लड़कियां तुम्हारे साथ कैसी बेबाक अंदाज में बात कर रही होती हैं, और तुम्हारी वो 1 साल पुरानी पोस्ट, तुम क्लब में खड़े थे और वो अधनंगी लड़कियां तुम्हारे साथ चिपक कर खड़ी थी, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। एकदम से अरूबा के लहजे में जहर भर आया था। उसके मुंह से ये सब कुछ सुनकर अरमगान अपने बालों में हाथ फेरने लगा और फिर एक तीखी नजर उस पर डालकर कहने लगा, अच्छा मैं इटली में रहता हूँ, पाकिस्तान के किसी सो कॉल्ड गांव में नहीं, समझ में आया? मेरा जो जी चाहता था मैं करता था, वहां पर यही सब कुछ माहौल था, मगर इन सब के बावजूद तुम मेरी बीवी हो, सुन रही हो? मैं जो कुछ मर्जी करूं तो मैं इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब तुम बस मेरे साथ रुखसती करोगी सो करोगी। वो उसे अपने खास आदमी के घर पर ही लेकर आया था, पर वो उसे यकीन तो दिला चुकी थी, मगर उसे यकीन कहाँ आने वाला था। वो इधर उधर देखने लगा। सामने ही अलमारी के पास एक शेल्फ बना था जिस पर कुरान पाक रखा हुआ था। फौरन अरमगान वहां गया और अपने हाथों में कुरान पाक उठा कर ले आया। रूबा जितनी हैरान होती उतना कम था जब अगले ही पल अरमगान ने कुरान पाक उसके सामने करते हुए कहा, मैं एक ही शर्त पर तुम्हें यहाँ से भेजूंगा, अगर तुम कुरान पाक पर हाथ रख कर कसम खा कर कहोगी कि तुम सचमुच मेरे साथ रुखसती करोगी और घर जाकर किसी को कुछ नहीं बताओगी और ना ही इनकार करोगी। एक नज़र उरूबा ने कुरान पाक को देखा और फिर अरमगान को। कुछ देर वो कुरान पाक को देखती रही, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसने कुरान पाक को थामा, अपने लबों से लगाया और वापस उसी मकाम पर रखा। फिर उसके बाद एक और थप्पड़ अरमगान के चेहरे पर लगा चुकी थी। कहने लगी, तुम इस हद तक घटिया हो सकते हो? मैंने कभी सोचा नहीं था। कुरान पाक पढ़ने के लिए होता है, हिदायत के लिए होता है। क्या तुमने आज तक कुरान पाक को खोल कर दिल से पढ़ा है? याद है आखिरी मरतबा कुरान पाक कब पढ़ा था? ये तुम जैसे झूठे, गंदे और मतलब परस्त लोगों की कस्में उठाने के लिए नहीं आया। खबरदार जो आइंदा मेरे सामने इस तरह की भी कोई बात की तो। अरमगान 2 थप्पड़ खा चुका था, मगर इस बार वो सच में शर्मिंदा था। वो लाजवाब होकर रह गया। उसने तो बचपन में ही शायद पहली और आखिरी बार कुरान पाक खोला था, और इसके बाद तो बस ये दुनिया की रंगीनियां ही थी जिसमें वो खो चुका था। वो धाड़ कर बोली कि मुझे घर छोड़कर आओ, रुखसती में कर लूंगी, ये ना हो कि मेरा फैसला बदल जाए। ये लड़की इतनी सीधी नहीं थी जितनी अरमगान को नजर आ रही थी। अरमगान उसे घर तक छोड़ने तो आया था, लेकिन कहने लगा, बस तैयारियां करो, इसी हफ्ते हम रुखसती करेंगे। वो अंदर जा चुकी थी। उसी शाम घर के सभी लोग मिलकर बैठे थे। जब अरूबा से पूछा गया तो ना चाहते हुए भी उसे मानना ही पड़ा। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। दोनों तरफ शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी। अरूबा की कजन, उसकी सहेलियां सभी उनके घर में आ चुकी थी।
घर में वो हल्ला गुल्ला हो रहा था, मगर सबके सामने वो खुश रहने वाली बंद कमरे में जाकर अरमगान का सोचकर ही नफरत महसूस करने लगती थी। उसने हमेशा अपने जीवन साथी के बारे में ये सोचा था कि वो ऐसे शख्स से शादी करेगी जो सिर्फ उसे देखेगा, उसके अलावा किसी और औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। किसी और औरत को छूने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर अरमगान, वो तो बिल्कुल उसके बरक्स था। इतना तो वो सोच चुकी थी कि वो उसे अपने करीब नहीं आने देगी। बारात का दिन भी आ चुका था और दुआओं के साए में उरूबा रुखसत होकर अरमगान के साथ उसके घर में आ चुकी थी। घर में उसका बड़े अच्छे से तरीके से इस्तकबाल किया गया था। नीलम बेगम भी बहुत खुश थी, बार बार अपनी बहू के सदक़े उतार रही थी। वहीं अरमगान तो उसे दुल्हन बना देखकर बेसब्रा सा हो चुका था। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि कब सारे मेहमान जाएं और वो फौरन अपने कमरे में जाकर अपनी बीवी के साथ आज की रात को एंजॉय करे। रूबा दुल्हन बनी घूंघट गिराए बैठी थी। जब अरमगान कमरे में आया तो उसके करीब आकर बैठते ही फौरन घूंघट उठा दिया। उसे लगा था शायद वो शर्मा रही होगी, मगर वो भी उरूबा थी, बेतासुर चेहरे के साथ बैठी थी। अरमगान उसे देखकर मुस्कुराने लगा, अपना हाथ उसके गाल पर बड़े अजीब अंदाज में फेरने लगा तो वो फौरन से पीछे हटी थी। उसका हाथ पीछे करके कहने लगी, प्लीज अपना हाथ दूर रखें मुझसे, मुझे मत छूएं। उसके इस रूखेपन पर अरमगान कहने लगा, ओ कम ऑन, शादी हो चुकी है हमारी, बीवी हो तुम मेरी, आज की रात एंजॉय वाली है। उसे कहते हुए वो एक बार फिर उसके करीब आया था। कहने लगा, तुम्हारे इन लबों का अभी तक मैं जायका नहीं भूल पाया। मैं तो आने वाले लम्हात का सोच सोच कर ही पागल हो रहा। मगर वो फौरन कहने लगी, प्लीज मुझे हाथ मत लगाएं, समझे आप? आपकी धमकियों की वजह से आपसे शादी तो कर ले, मगर ये मत सोचिएगा कि मैं आपको अपना आप कभी सौंप दूंगी। ये तो भूल है आपकी कि आप मुझसे हक लेकर रहेंगे। सुनकर अरमगान के माथे पर बल पड़े थे कि तभी उसकी इटली की दोस्त को भी उसकी शादी का पता चल चुका था। वो बार बार कॉल करने लगी तो वो कमरे से बाहर निकलकर कॉल सुनने के लिए चला गया। वो रोते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे लिए अपना मजहब छोड़ दूंगी, फिर तुम भला कैसे किसी और से शादी कर सकते हो। इस वक्त उस पर उरूबा का हुस्न ऐसा सवार था कि वो गहरी सांस खारिज करके कहने लगा, देखो तुम मेरी एक अच्छी दोस्त तो हो, मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हाँ, दोबारा अगर मेरा इटली चक्कर लगा तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। आज मेरी फर्स्ट वेडिंग नाइट है, इसीलिए मुझे अब दोबारा कॉल करके डिस्टर्ब न करना। ये कहकर वो कॉल बंद कर चुका था। जब वापस आया तो अरूबा कमरे में ही मौजूद नहीं थी। वो कहने लगा, अरूबा किधर हो तुम? कुछ देर बाद वो वॉशरूम से निकली थी, सादा से कमीज और ट्राउजर पहने, भारी लहंगे को एक जानिब सोफे पर फेंक दिया था। वो खुद को हर एक चीज से आजाद कर चुकी थी। ये देखकर अरमगान तड़प चुका था। कहने लगा, मैंने तुम्हें क्या इजाजत दी कि तुम चेंज करो? मैंने खुद एक एक चीज तुमसे जुदा करनी थी। तुमने किससे पूछकर खुद को इन चीजों से आजाद किया है? माथे पर बल डालकर उरूबा कहने लगी कि मैं आपको शायद बता चुकी हूँ या फिर आपको भूलने की बीमारी है। मैंने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करने वाली और आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, वरना मैं शोर मचा दूंगी। ये सुनकर अरमगान जी भर कर कुड़ा था, लेकिन अरूबा उसे जितना सीधा समझ रही थी इतना वो था नहीं। पहले तो वो गुस्से से उसे घूरने लगा, लेकिन फिर अगले ही पल कुछ याद आने पर आगे बढ़ा। वो कहने लगा, ठीक है, ये लो फोन और कॉल करके अपने माँ बाप को बता दो कि कल हम वलीमा नहीं कर रहे, वलीमा कैंसिल हो चुका है। रात के 11:15 बज चुके थे। वो कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, कल वलीमा है, कार्ड्स बढ़ चुके हैं, कल वलीमा क्यों नहीं होना? वो फिक्रमंदी से बोली तो वो कहने लगा, वलीमा कब होता है? जब मियाँ बीवी अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को शुरू करें, ताकि वलीमा पक्का हो जाए। लेकिन तुम तो मुझे अपने पास ही नहीं आने दे रही, फिर भला मैं बगैर कुछ किए वलीमा लोगों को कैसे खिला सकता हूँ? क्या जानती नहीं हो तुम? सुबह जब तुमसे और मुझसे सवाल किए जाएंगे तो मैं तो सारा मलबा तुम पर गिरा दूंगा, फिर सबको जवाब देती रहना कि आखिर ये वलीमा क्यों कैंसिल किया गया है और तुमने अपने शौहर को करीब क्यों नहीं आने दिया। ये सुनकर तो अरूबा का चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। वो पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। कहने लगा, तुम्हारे पास 2 मिनट है, अच्छे से सोच लो, मेरा होना चाहती हो या वलीमा कैंसिल कर दूं। अरूबा कभी भी अपनी इज्जत का यूं जनाजा तो नहीं निकलवाना चाहती थी।
ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ آنکھوں میں آنسو سے آئے تھے مگر وہ خاموشی سے بیڈ پر آ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ جس قدر جذبات ارمغان کے بھڑک رہے تھے وہ اس کے قریب آ گیا اور فوراً ہی اس کے لبوں اور اس کی گردن پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا، مگر وہ بالکل بے سد تھی۔ اس کا کسی طرح بھی کوئی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مٹی کی مورت بن چکی ہو۔ ارمغان جو اس رات کا کب سے انتظار کر رہا تھا، جب اسے یوں پتھر بنا دیکھا تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ خود کو اس سے جدا کر لیا، نہ جانے کیوں، مگر وہ زبردستی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جو سوچ چکا تھا کہ صرف بدن کی حد تک اس کے ساتھ رشتہ رکھے گا، نہ جانے کیوں اسے اس طرح سے دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ عروبہ کہنے لگی، کیوں، کیا ہوا، کرو نا ولیمہ، پکا نہیں کرنا کیا؟ مگر وہ اسے گھور کر کہنے لگا، جب تک تم میرا ساتھ نہیں دو گی تب تک میں کچھ نہیں کرنے والا۔ عروبہ ہنس کر کہنے لگی، بھول جاؤ، آپ کی یہ بھول ہے کہ میں کبھی آپ کا ساتھ دوں گی۔ اسے یوں پیچھے ہٹا دیکھ کر وہ بھی بیڈ پر لیٹ چکی تھی اور ارمغان بھی دوسری جانب لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی دونوں گہری نیند میں جا چکے تھے۔ اگلی صبح دونوں کا ولیمہ بھی ہوا تھا۔ مہمان کافی خوش لگ رہے تھے، دونوں کی جوڑی کی کافی تعریفیں کر رہے تھے۔ ارمغان بھی سب کے سامنے مسکرا رہا تھا۔ عروبہ کو دیکھ کر کہنے لگا، باقی سب کے ساتھ تو بڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہو، لیکن میرے ساتھ کمرے میں آتے ہی تمہیں پتہ نہیں کون سا کیڑا کاٹ جاتا ہے۔ آج رات تمہاری ایک نہیں چلنے دوں گا۔ کل رات بھی تم نے مجھے ایموشنل بلیک میل کر دیا تھا، مگر اب نہیں۔ آج رات تو زبردستی میں اپنا حق تم سے وصول کر کے ہی رہوں گا۔ یہ سب سن کر عروبہ کے چہرے پر بھی ایک شیطانی مسکراہٹ سی آئی تھی۔ اتنی آسانی سے تو وہ اپنا آپ اس کے حوالے کرنے نہیں والی تھی جب تک اسے سدھار نہ دیتی۔ اسی روز مکلاوے کی رسم کے لیے عروبہ کے گھر والے کہنے لگے کہ ہم اپنی بچی کو ایک دن کے لیے گھر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر تو ارمغان کا چہرہ اترا۔ وہ کہنے لگا کہ اب یہ کون سی رسمیں ہیں؟ مگر اس کی ماں کہنے لگی، تم چپ کرو، یہ رسمیں ہی تو در حقیقت خوبصورتی ہوتی ہیں، تم بھی ساتھ چلے جاؤ۔ یوں ارمغان اور عروبہ دونوں ہی عروبہ کے مائکے پہنچ چکے رہے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سب باتیں کرتے رہے اور ارمغان تو کافی بور ہو چکا تھا، اسی لیے کمرے میں چلا گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ نہ جانے کب عروبہ آئے اور وہ اس کے ساتھ کچھ لمحات گزارے، مگر اس کے سونے کے بعد ہی وہ آئی تھی۔ اگلی شام کو دونوں واپس گھر آ چکے تھے، مگر اس روز انہیں اپنے کسی عزیز کے گھر دعوت کے لیے جانا تھا۔ یوں 10 دن ایسے ہی گزرے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کو وقت ہی نہیں دے پائے تھے، اور وہ یہی چاہتی تھی۔ ایک دن ارمغان جلدی گھر آ چکا تھا، بے چینی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ عروبہ کچن میں تھی جب وہ گیا اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنی جانب گھما کر کہنے لگا، سویٹ ہارٹ، آج تو میں تمہیں نہیں بخشنے والا۔ آج میں تمہارے ساتھ پورے 12 دن کی کسر نکالوں گا۔ تمہیں بتاؤں گا کہ شوہر کو تڑپانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ عروبہ خود کچھ گھبرا چکی تھی، کہنے لگی، اتنی آسانی سے میں آپ کے ہاتھ نہیں آنے والی۔ جب تک آپ سدھریں گے نہیں، دوسری عورتوں سے رابطے ختم نہیں کریں گے، بالکل میرے ہو کر نہیں رہ جائیں گے، تب تک میں آپ کو اپنا کچھ بھی نہیں دینے والی۔ ارمغان کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگا، یہ کیوں؟ تم کوئی حور پری ہو، کوئی اپسرا ہو، یا دنیا میں تم سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے؟ میں تمہارے ساتھ بھی تعلق رکھوں گا اور مجھے جو عورت اچھی لگے گی میں اس کے ساتھ بھی دوستی کروں گا۔ موقع ملا تو میں اس کے ساتھ وقت بھی گزاروں گا۔ تم عورت ہو، عورت بن کر رہو، زیادہ سر پر مت چڑھو، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہو۔ یہ سن کر عروبہ ہنسی تھی، کہنے لگی کہ آپ صرف اس وقت میرے لیے اٹریکشن محسوس کر رہے ہیں۔ جس روز آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی نا، اس روز آپ کو لاکھوں میں بھی صرف میرا ہی چہرہ نظر آئے گا، اور جس روز مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو چکی ہے تو میں اپنا سب کچھ آپ پر وار دوں گی۔ ارمغان یہ سن کر کہنے لگا کہ میں نے آج تک کسی سے محبت نہیں کی، تم سے بھی نہیں ہوگی، سمجھی تم؟ مگر دھیرے دھیرے ارمغان بالکل ہی کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ جب وہ باقیوں کے ساتھ مسکراتی ہنستی تو اس کا جی چاہتا تھا کہ میرے ساتھ بھی عروبہ ایسے ہی ہنسے، باتیں کرے۔ وہ جو ہر بار اس کے سامنے اس کے جسم کی باتیں کرتا تھا، اب اس کے ساتھ اور معاملات میں بھی باتیں کرنے لگا اور اسے بزنس میں بھی اچھے مشورے دینے لگی تھی۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ عروبہ کو بھی یہ محسوس ہوا کہ شاید ارمغان سچ میں اس سے محبت کرنے لگا، اس کا خیال کرنے لگا۔ اسے لگا کہ اسے اپنا آپ اب ارمغان کو سونپ ہی دینا چاہیے،
مگر اسی شام جب وہ اپنی بہن کے ساتھ شاپنگ کے لیے مال گئی تو وہاں پر اس نے جو منظر دیکھا تھا وہ دیکھ کر اس کا دل کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ وہاں پر اسے ریسٹورانٹ میں ارمغان دکھائی دیا جو کہ ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہاتھ پکڑے ہوئے نہ جانے کیا باتیں کر رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار شاید اسے اپنے دل میں محبت محسوس ہوئی تھی، مگر ارمغان کا چہرہ دیکھ کر وہ ٹوٹ چکی تھی۔ دور سے ارمغان بھی اسے دیکھ چکا تھا، ایک جھٹکے سے اس نے ہاتھ چھوڑا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ لڑکی اٹھ کر ارمغان کے گلے لگ چکی تھی، کبھی اس کے کاندھے پر تو کبھی سینے پر ہاتھ رکھنے لگی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر عروبہ وہاں سے چلی آئی تھی۔ اس کی بہن اس سے پوچھتی رہ گئی، مگر اس نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اپنی بہن کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ اپنے گھر آئی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اب یہاں نہیں رہے گی، یہ شخص صرف جھوٹے دعوے ہی کر سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ابھی بیگ نکال کر سامان پیک کر ہی رہی تھی کہ جب زور سے دروازہ کھلا اور ارمغان اندر داخل ہو گیا۔ اسے دیکھ کر وہ کہنے لگا، یہ کیا کر رہی، بات تو سنو میری۔ مگر وہ کہنے لگی کہ آپ کہنے سننے کو کچھ بھی نہیں بچا، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا اور اب میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ آپ جیسا مرد، اس قدر عورتوں کا ترسا ہوا مرد، صرف عورتوں کے پیچھے ہی بھاگ سکتا ہے۔ اگر بیوی نے قریب نہ آنے دیا تو باہر کی کسی عورت کے ساتھ منہ کالا کر لیں گے، وقت گزار لیں گے۔ میں پاگل تھی جو سوچ رہی تھی کہ آپ کو سدھار لوں گی، مگر آپ جیسے مرد کبھی سدھرتے نہیں۔ وہ بولے جا رہی تھی جب ارمغان اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر کے غصے سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، پاگل عورت، میری بات تو سن لو، بس بولے ہی جا رہی ہو۔ کہ تم نے مجھ سے پوچھا وہ کون تھی؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ غصے سے اسے یہ بات بہت کچھ کہتا ہوا کہنے لگا، وہ لیزا تھی، اٹلی میں میری فرینڈ تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ میں نے شادی کر لی تو وہ یہاں مجھ سے ملنے آ گئی، مجھ سے محبت کرتی تھی۔ میں اسے بار بار منع کر رہا تھا اور وہ میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تمہارے علاوہ میرے دماغ میں اور کسی کا خیال بھی نہیں آتا۔ یہ سب کچھ کہہ کر اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا اور بیگ اس کا واپس رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا، خبردار اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی باہر نکالا ورنہ ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا تمہاری۔ پھر وہ اسے لیزا کے پاس بھی لے کر گیا تھا، وہ بھی اس حقیقت بتا چکی تھی، وہ واپس اٹلی جا چکی تھی اور عروبہ نے اگلے کچھ روز تک ارمغان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بار بار اسے منانے کی کوشش کرتا، کبھی اس کے لیے پھول تو کبھی چاکلیٹس لے کر آتا، یہاں تک کہ کان پکڑ کر سوری بھی کر چکا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے ارمغان کو معاف کیا تھا کہ میں صرف آپ کو ایک آخری موقع دے رہی ہوں، اگر دوبارہ مجھے کہیں بھی دوسری لڑکی کا سایہ بھی دکھائی دیا تو میں آپ کو شوٹ کر دوں گی۔ وہ قسم کھا چکا تھا کہ اس کے دل میں عروبہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ سچ میں لڑکی سے بے تحاشا محبت کر گیا تھا، اس کی ہر ایک بات کو سر آنکھوں پر رکھتا تھا۔ اس نے دوبارہ عروبہ کے قریب آنے کی بات بھی نہیں کی تھی۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب عروبہ نے اپنا آپ ارمغان کو سونپ دیا۔ وہ بالکل پہلی رات کی دلہن کی طرح تیار ہوئی تھی۔ ارمغان تو اسے دیکھ کر جیسے اس پر فدا ہی ہو چکا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے باہوں میں بھر کر محبت کے آنے والے وقت کی باتیں کرتا رہا اور اس کے بعد اسے اپنے قریب تر کرتا چلا گیا۔ پوری رات وہ دونوں ایک دوسرے پر اپنی شدتیں لٹاتے رہے۔ ارمغان نے اتنی محبت سے اسے اپنے قریب کیا تھا، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید جنون کی حد تک پاگل ارمغان اس کے لیے یہ رات انتہائی کرب کی رات بنا دے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ارمغان نے اسے محبت کے نئے روپ سے اجاگر کر دیا تھا۔ جو زندگی عروبہ چاہتی تھی، جیسا جیون ساتھی وہ چاہتی تھی، ٹھیک ویسے ہی اس نے ارمغان کو بنا دیا تھا۔ ماضی بھلے جو بھی تھا، مگر اس نے ارمغان کو سدھار کر اپنا مستقبل سنبھال لیا تھا۔ کچھ ماہ بعد ہی دونوں ایک ساتھ اٹلی چلے گئے اور وہیں پر عروبہ نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ دونوں کی زندگی اب مکمل ہو چکی تھی۔